सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रणनीति बना रहे हैं। जहां एनडीए के सामने पीडीए का अखिलेश यादव ताना बाना बुन रहे हैं, जहां पिछड़ों दलितों के सहारे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने शनिवार को अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की भारी पराजय का दावा करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की एकता एनडीए भाजपा पर भारी पड़ेगी। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में यादव ने कहा कि भाजपा 2014 में सत्ता में जैसे आई थी, 2024 में उसकी वैसी ही विदाई होगी। बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट पर भाजपा को हराने का नारा देते हुए कहा कि हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। इसलिए 2024 में पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की एकता राजग भाजपा गठबंधन पर भारी पड़ेगी। तो 2024 मिशन को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं और नई नई रणनीति अपनाई जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा नारा है 80 जिताओ भाजपा हटाओ। तमाम बैठकें की जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब वहीं पर अब नई नई रणनीति अपनाई जा रही है। एनडीए को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अब पीडीए की नई रणनीति बनाई है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर समाजवादी पार्टी 2024 मिशन को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब समाजवादी पार्टी पीडीए के नई रणनीति को लेकर 2024 मिशन को अपना आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अखिलेश यादव सपा दफ्तर पर लगातार बैठकों के बाद कल एक कहीं ना कहीं हमला बोलते हुए भाजपा पे एक बयानबाजी करते हैं, जिसमें साफ तौर से कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से 80 सीट हराने की है। यानी कि उनके इस मैसेज से साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में लड़ती है तो पूरी तरह से 80 सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का काम करेगी। कि उनके बयान में ये नहीं है कि 80 सीट पर कहीं ना कहीं सपा बीजेपी को चुनाव हराएगी। इससे साफ हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में जो 23 तारीख को 23 जून को विपक्ष की एकता का एक मिसाल बिहार में देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों की एक कहीं ना कहीं बैठक है, एक शक्ति प्रदर्शन है। उससे साफ हो गया कि अखिलेश यादव की इस बैठक से पहले ही सुर बदल चुके हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए के यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को टक्कर देने के लिए पीडीए काफी है। पीडीए कहीं ना कहीं इन सब एनडीए को सरकार से बेदखल करेगा। अब आप अगर बात करें तो पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, इन तीन समुदाय को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर को गिना जाता था, मगर एक नए समीकरण के साथ अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की मैदान में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं देखें तो जीत हासिल नहीं हुई, मगर बात करें तो अब समाजवादी पार्टी जो निकाय चुनाव के बाद लगातार अपने यात्रा प्रशिक्षण शिविर और उसके बाद लगातार 6 दिनों तक कल तक बैठक की गई है सपा के अंदर में, जिसमें कहा गया है कार्यकर्ताओं को कि गुटबाजी खत्म करें और वोटर लिस्ट पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करें। साथ ही अखिलेश यादव ने बीते दिन जो वोटर लिस्ट के जानकारों के साथ भी बैठक की थी। और अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी प्रदेश के अलग अलग कोनों में जन जागरण यात्रा निकाल रही है। सीतापुर और लखीमपुर में जन जागरण यात्रा निकल चुकी है और आने वाले दिनों में हरदोई में भी निकलेगी। इसके साथ ही प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से मिलकर और जन जागरण यात्रा के समक्ष में कार्य योजना भी तैयार कर ली चुकी है सपा के द्वारा। साथ ही आपको जी देखिए वहीं पर अगर बात की जाए तो उसके ठीक बाद अगर देखें जी बताइए।
जी, अगर उसकी ठीक बात देखें तो प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछे और आम जनता के बीच जाकर इस मुद्दों को लेकर लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करे। तो साफ तौर से देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सामाजिक न्याय और कहीं ना कहीं जाति जनगणना के मुद्दों को प्रखर तौर से उठते हुए नजर आएगी। जी विभांशु, देखिए वही समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम वोट को अपना वोट मानती थी, लेकिन भाजपा इसमें भी अब सेंधमारी करने में जुटी पड़ी है। आज ही देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामपुर की 2000 मुस्लिम महिलाओं के साथ आचमन की बात की थी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक यानी जिसमें सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, तो साफ तौर पे देखा गया कि ऐसे बूथों पर जहां मुस्लिम की आबादी कहीं ना कहीं ज्यादा थी, मुस्लिम कम्युनिटी की, वहां पर भाजपा को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, जिसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी खास करके पासमंदा मुसलमान को अपने तरफ करने के लिए कई सारे पैतरे अपना चुकी है, सम्मेलन कर चुकी है, सम्मान समारोह रख चुकी है। और आने वाले दिनों में बीजेपी की ये कहीं ना कहीं अब इस चीज को लेकर एक काम भी किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय का भी वोट मिले। अगर बात की जाए तो आज ही आप जिक्र कर रही हैं कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं से वर्चुअल जुड़कर और उनसे बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तो निश्चित तौर से बीजेपी आमतौर पर जो उनके कोर वोटर हैं उससे हटकर अब मुस्लिम समुदाय को भी कहीं ना कहीं अपने साथ साधने की तैयारी में है। जी विभांशु, देखिए समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा मिशन के लिए तैयारियों में तो लगी पड़ी है, लेकिन अब सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि जिस फॉर्मूले पे सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ अब पीडीए की भी तैयारी कर रही है, तो कितना ये रंग लाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी लगातार अगर देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं देखें तो पिछड़ा और दलित को लेकर आए दिन बोलते हुए नजर आई है, और इसके साफ तौर से देखें तो ऐसे कई सारे कार्यक्रम में रख चुकी है। और साथ ही अगर बात की जाए तो अपने प्रशिक्षण शिविर के शुरुआत नैमिष से करके कहीं ना कहीं असुरों का विनाश का शब्द समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से शुरू की गई, जिससे साफ है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी रामचरितमानस विवाद में कहीं ना कहीं जो पार्टी को डैमेज मिला है उसके डैमेज कंट्रोल के लिए नैमिष से एक संदेश देना चाहिए। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी 2024 मिशन को लेकर अब एनडीए के खिलाफ पीडीए की तैयारी कर रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर समाजवादी पार्टी अब नई रणनीति अपना रही है। 2024 को लेकर देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिक स्कूलों में पोस्टेड शिक्षकों के तबादला के जारी शासनादेश को कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने शिक्षकों की याचिका को खारिज भी किया है। बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा शासनादेश 2 जून 2023 को जारी किया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि तबादलों की मांग शिक्षक अधिकार के रूप में नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की याचिका को खारिज करते हुए ये तक कह दिया कि बेसिक्स एजुकेशन बोर्ड द्वारा ट्रांसफर को लेकर बनाई गई नीति में सही फैसला लिया गया है और नीति में किसी भी तरह की कमी या त्रुटि नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, तबादले नीति के खिलाफ किसने और क्यों ये त्रुटि फैलाई थी? जिस तरीके से तबादले नीति को आखिर कब लाया गया था? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो पोस्टेड शिक्षकों के तबादले की कहीं ना कहीं नीति थी, उसको लेकर सरकार और साथ ही साथ शिक्षक संगठनों के बीच में कहीं ना कहीं ये मामला कोर्ट में था, जिसमें सरकार की तरफ से सरकार के पक्ष में फैसला आया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भी मिली है। आपको बता दें कि इसमें साफ तौर से बताया गया है कि 2 जून 2023 से जारी किए गए शासनादेश को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षक अधिकारी की
रूप से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में याचिका खारिज की गई है और एजुकेशन बोर्ड द्वारा ट्रांसफर में बनाई गई नई नीति को सही कोर्ट ने फैसला उसको कोर्ट की तरफ से सही बताया गया। इससे साफ तौर से तमाम जो शिक्षक संगठन थे जिनकी मांग थी कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बदलाव किया जाए, मगर शासन की तरफ से जो तय किया गया है उस पर कोर्ट ने अपना समर्थन जताते हुए और पक्ष जो फैसला आया है उसको सरकार के पक्ष में देते हुए और ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति को सरकार के जो नीति है उसको सही ठहराया है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में बेसिक शिक्षा विभाग के जो तमाम शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग इसी नीति के द्वारा की जाएगी। जी नंदनी। विभांशु, शिक्षा नीति तबादले के खिलाफ किसने याचिका दायर की थी और कब? जी अगर नंदनी बात की जाए तो इस नीति के खिलाफ शिक्षक संगठनों के द्वारा याचिका दायर की गई थी और जिसमें साफ तौर से बताया गया था कि जो ट्रांसफर की नीति है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों के गुट का ये मांग था कि इसमें पूरी तरह से वरीयता और साथ ही साथ सीनियरिटी के साथ साथ जिन महिलाओं को कहीं ना कहीं जो दूरी उनके जो उनका घर था यानी कि जो उनका होम टाउन था वहां से उन्हें नजदीक में पोस्टेड किया, जिन तमाम मांगों को लेकर शिक्षक संगठनों की तरफ से याचिका दायर की गई थी जिसमें कोर्ट ने साफ तौर से सरकार के फैसले को सही। अगला कदम शिक्षकों का क्या हो सकता है, क्योंकि फैसला तो सरकार के पक्ष में आया है? जी निश्चित तौर से अब देखने वाली बात यह होगी इस फैसले के बाद शिक्षक संगठनों की क्या प्रतिक्रिया आती है, मगर अगर नियमों के मुताबिक देखें तो भारत के अंदर में कहीं ना कहीं ये फैसला हाई कोर्ट से आया है। अब क्या शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर निश्चित तौर से शिक्षकों के अंदर कहीं ना कहीं इस फैसला आने के बाद उन्हें एक मायूसी मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षक संगठन क्या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या माफ करिएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या इस मामले को अब स्वीकार करते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि शिक्षकों की तबादला नीति पर हाईकोर्ट की मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री नाराज हैं, बिजली मंत्री अभी भी तमाम कोशिशों में जुट गए हैं, लेकिन प्रदेश की बिजली पूरी तरीके से बेपटरी है। जनता बेहाल है। अब तो इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष के निशाने पर यूपी की बिजली व्यवस्था आ गई है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में बिजली व्यवस्था बेपटरी क्यों हो गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 14-14 घंटे बिजली कटौती हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का तो क्या ही हाल होगा। जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में तो महज कुछ घंटे बिजली ही जा रही है। इस साल यूपी में बिजली सप्लाई की अधिकतम मांग 27,611 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि हर दिन 27,000 मेगावाट से ज्यादा की बिजली सप्लाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने कल ही सख्त नाराजगी जताई थी, इसके साथ ही अब इस पर सियासत भी हो रही है। देखिए नंदन, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देखने वाली बात यह है कि ये जो गर्मी अब की बात पड़ रही है वो लगभग 20 सालों के बाद इस तरह का गर्मी अब की बार दर्ज किया गया है मौसम विभाग के अनुसार, और लोग उसको फील भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये उभर के आई है कि तैयारियां पहले से नहीं हुई थी। तैयारियां न होने की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही जो आज प्रदेश की जनता बिजली की मार झेल रहा है, और इसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं अस्त हो गई हैं। अगर फैक्ट्रियों की बात की जाए तो उन पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफी समस्याएं आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी और बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को तलब किया था। अभी तलब करने के बाद फिर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने कल बैठक की थी लेसा के कार्यालय पर, गोखले मार्ग पर। वहां पर उन्होंने जो है सभी अभियंताओं को बुलाया था और अभियंताओं को बुलाने के बाद उनकी क्लास लगाई। क्लास लगाने के बाद ये साफ तौर पर कह दिया कि कहीं पर भी बिजली बाधित ना हो। जबकि जो रोस्टर के प्लान के तहत अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में जो जिले हैं, जिला स्तर पर 24 घंटे बिजली देने की बात कही जा रही थी, और जो ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल के जो है वहां पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बात कही जा रही थी। लेकिन बिजली की अगर बात की जाए तो लगातार बिजली कटौती हो रही है। हर ट्रिपिंग जो हो रही है वो हर घंटे, हर आधे घंटे पर हो रही है। लेकिन बिजली विभाग ये दावा कर रहा है कि बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से है। मुख्यमंत्री भी लगातार ये इस बात को कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। अगर बिजली नहीं है
जिसकी वजह से उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही। जी देखिए, वहीं पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। शिवपाल यादव ने केंद्र सरकार पर देखिए निशाना भी साधा बिजली कटौती को लेकर। कल उन्होंने ट्वीट किया बिजली कटौती पर। देखिए नंदनी, सरकार पर निशाना साधना एक विपक्षी दलों का तो कार्य होता है, वो तो करते रहेंगे, लेकिन अभी जो मेन समस्या आ रही, सबसे बड़ी समस्या है कि बिजली बहाल कैसे हो, बिजली व्यवस्थाएं कैसे सही हो, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से इस समय अपना एक अलग रूप ले चुकी है और कहीं से भी अभी कुछ आने का अंदाजा अभी नहीं देखा जा रहा है कि आखिर बिजली की व्यवस्थाएं कैसे सही होंगी। मानसून कब आएगा, मानसून का कोई पता नहीं। विपक्ष हमला करता रहा, ये विपक्षों का काम है। कोई भी सरकार बनती तो एक दूसरे के ऊपर विपक्ष हमलावर होता है, उनको कहने का मौका मिलता है। फिलहाल योगी सरकार कहीं ना कहीं बिजली विभाग के मामले में अब की बार फेलियर साबित हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली कटौती लगातार हुई है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और 2024 का चुनाव उसको लेकर विपक्ष भी अपना निशाना साध सकती है और साधते हुए नजर भी आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। तो बता दें कि बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने कल ही सख्त नाराजगी दिखाई थी, वहीं पर अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। शिवपाल सिंह यादव ने बिजली कटौती को लेकर ट्वीट किया था। इसके बाद ही लगातार बिजली कटौती को लेकर आम जनता परेशान भी है। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में कई राउंड गोली चलाकर 2 बहनों की हत्या करने के आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें अर्जुन और देव शामिल हैं। डीसीपी साउथ वेस्ट सी मनोज ने अंबेडकर बस्ती इलाके में 2 महिलाओं की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों के गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा किया है। रविवार तड़के दिल्ली के आरके पुरम में हुई डबल मर्डर केस की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आरके पुरम अंबेडकर बस्ती का मातम माहौल है। इलाके के 2 लोग बहनों की हत्या के बाद से खौफ में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय लोग फायरिंग की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले, तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। इस घटना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने घटना के बाद एक ट्वीट कर एलजी विनय सक्सेना को नसीहत देते हुए कहा कि वो दिल्ली पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र करने के बजाय कानून व्यवस्था को संभालें। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ चुके हैं। सागर, डबल मर्डर से दिल्ली एक बार फिर से देखिए दहल चुका है। जी बिल्कुल, आज सुबह की बात है। आरके पुरम इलाका है, पौष इलाका है। यहाँ पर अंबेडकर बस्ती है। वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 की संख्या में बदमाश पहुँचते हैं ललित के घर पे, क्योंकि ललित ने एक बदमाश से तकरीबन 15,000 रुपये उधार लिए थे। तो उसी के एवज में ललित को धमकाने के लिए, डराने के लिए उसने बदमाश भेजे थे। और बदमाश आते ही उन्होंने गोली की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका एकदम सन्न रह गया, क्योंकि लोग, सुबह का समय था, तकरीबन तड़के 5:30 से सुबह 6 बजे की बात है। तो वहाँ पर गोलियों से, तड़तड़ाहट से गूंज उठा था पूरा इलाका। उसके बाद लोग डर गए, सहम गए और ललित के जो मृतक है उसके घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन हाँ, कुछ देर जब गोलियों की आवाज़ शांत हो गई तो ललित की दोनों बहनों को लगा कि शायद वो बदमाश उन्हें नहीं मारेंगे। बदमाश जैसे ही वो घर से बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती, बदमाश उन पर गोलियों से पूरी तरह से फायर झोंक देते हैं। इसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग थे और पिंकी और ज्योति ये नाम था जो मृतक की जो बहनें हैं, वो माफ़ कीजिएगा, ललित की जो बहनें हैं, जो जिनकी मौत हो गई इस पूरे मामले में। और वो जो जब गोलियां उन पर चलती है तो गोलियों के लगने के कारण वो बेहोश होकर, खून से लथपथ होने के कारण वो वहाँ पे तुरंत गिर जाती हैं। उसके बाद इलाके के लोगों की मदद से उसे सफदरजंग अस्पताल पहुँचाया जाता है, जहां पर खून ज़्यादा बहने से और गोलियां लगने से डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस के साउथ वेस्ट डीसीपी पहुंचते हैं यहाँ पर तमाम पुलिस बल के साथ वहाँ पर। और उसके बाद आश्वासन देते हैं, आदेश देते हैं कि टीमें लगा दी गई हैं। और टीमें लगाने के बाद पुलिस की तत्परता अगर देखी जाए तो पुलिस ने मात्र कुछ घंटे के अंदर ही जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें माइकल है, एक देव है, अर्जुन है। फिलहाल बाकी लोग की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में दिल्ली में एक मर्डर कांड हुआ था, श्रद्धा मर्डर। जी बिल्कुल सागर, देखिए लगातार इस तरीके से घटनाएं जो है दिल्ली में डर का माहौल पैदा कर रही हैं और प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है नंदनी, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल तो खड़े होते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके ये कहा कि अगर दिल्ली की पुलिस उनके पास होती या फिर उनके हवाले होती, उनके अधिकार में होती, तो शायद ऐसा दिल्ली
कभी ना देख पाती, क्योंकि दिल्ली की पुलिस है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र का मामला है, तो यहाँ पर जो पुलिस है वो एलजी को रिपोर्ट करती है। तो जो पुलिस का पूरा अधिकार है वो एलजी के पास है। तो कहीं ना कहीं देखिए केजरीवाल ने भी तंज कसा है कि सुरक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर, और जाहिर सी बात है जब सुबह की बात है, ऐसी तरह से गोलियों की गूंज से जब इलाका गूंज रहा है, तो कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले भी इस तरह से बुलंद होंगे। उन्हें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, क्योंकि देखिए दिल्ली है देश की राजधानी, और ये भी कह सकते हैं क्राइम कैपिटल है, क्योंकि इसमें लगातार क्राइम हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही 2 बहनों को ही मारा गया था, जिन्होंने वेब सीरीज़ देख के, 2 भाइयों ने वेब सीरीज़ देख के उन्हें मारा था। उसके बाद वकीलों से संपर्क भी किया था, बहुत बड़ा मामला हुआ था, ये भी मीडिया ने भी उछला था, हमने भी प्राथमिकता के तौर पर इसे दिखाया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली अब देश की राजधानी तो है ही, साथ ही क्राइम कैपिटल भी बनती जा रही है। आए दिन लूट की घटनाएं, आए दिन हत्याओं की घटनाएं, इस तरह से निडर होकर बदमाश घूम रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, किसी के घर में गोलियां मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी पुलिस पर भी उठता है, सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठता है। जी नंदनी। जी सागर, इस पूरे मामले को लेकर परिवार वालों का क्या कुछ बयान सामने आया है अभी तक? जी, परिजनों की माने तो परिजनों का ये कहना है कि जो ललित है, उनका बेटा है, उसने एक बदमाश से 15,000 रुपये एवज लिए थे, 15,000 रुपये ब्याज के रूप में लिए थे, लेकिन वो पेशे से ड्राइवर है, तो फिलहाल अभी पैसे देने में उसे दिक्कतें हो रही थी, और लगातार बदमाश उसे डरा रहे थे, धमका रहे थे। मात्र 15,000 में महज 2 बहनों की जान चलेगी, 2 शादीशुदा बहनें थी, उनकी जान चले गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, परिजन ये कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक आर.के. पुरम इलाका है, वो पॉश इलाका पड़ता है, उसके बगल में एक बस्ती, अम्बेडकर बस्ती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए पुलिसिया गश्ती को लेकर तमाम जो पेट्रोलिंग होती है उस पर एक बहुत बड़े सवाल तो पैदा हुए हैं साथ साथ, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ परिजनों की तरफ से कि बदमाश अगर इस तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से गोलियाँ चला रहे हैं, तो क्या पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर रही, या फिर पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं एक जांच के दायरे में, शक के दायरे में खड़ी हुई हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है दिन दहाड़े तो नहीं कहूँगा, तड़के सुबह की बात है, इस तरह से गोलियां मारना एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने के जैसा है। और इससे पहले भी कई वारदातें दिल्ली में हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि शायद इस वारदात को देखते हुए, पूर्व में जो भी वारदातें उनको देखते हुए, शायद दिल्ली पुलिस कुछ ऐसा कदम उठाए, या फिर एलजी की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाए कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो पाए। जी सागर, कुल कितने बदमाश इस घटना को अंजाम दिया है? कुल कितने बदमाश थे? जी बता दूं कि जो ललित है उसकी बहू है ज्योति, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी थी, वो भी घर ही में थी उस वक्त, तो उसने बताया था, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं डर था। लेकिन जो 2 बहनें थी वो घर से बाहर निकली, तो वो निकली थी। उसने बताया कि तकरीबन 10 से 15 की संख्या में बदमाश थे, सबके हाथ में गोलियां, पिस्टल थे, रिवॉल्वर थे, और बंदूकें भी थी। वो बेधड़क बेखौफ गोलियां चलाए जा रहे थे तकरीबन, और गोलियां, अब तक ये भी बता दूं कि गोलियों के निशान दीवारों में भी हैं और दरवाजों में भी हैं। तो वो केवल यहाँ पर एक उद्देश्य से आए थे कि उन्हें केवल या तो मारना है या फिर पैसे लेना है, और अगर पैसे लेने होते, जाहिर सी बात है, जो उन्होंने पैसे दिए थे 15,000 रुपये, तो शायद इस गोलियों की तड़तड़ाहट वार ना करते। लेकिन हाँ, उनका यही पूरी तरह से एक इलाके में खौफ का माहौल बनाने का ही पूरा मन था, तो उस वजह से उन्होंने जो है गोलियां चलाई सारे बदमाशों ने, और बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है, और उनकी तफ्तीश में जो बाकी जो बदमाश जो फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तफ्तीश में उन्हें तलाशने में कई पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं, और कई सुरक्षा, जो स्थानीय सुरक्षा पुलिस, थाने की पुलिस होती है, जो क्राइम ब्रांच होती है, उसको भी लगा दिया गया है। फिलहाल मुझे लगता है कि इस घटना का पूरी तरह से, पूरी गिरफ्तारी के बाद बहुत ही जल्दी साउथ डीसीपी इसका पूरी तरह से घटना का अनावरण करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। तो बता दें कि डबल मर्डर से एक बार फिर से दिल्ली दहल उठी है। 2 महिलाओं की तड़के सुबह ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ बदमाशों ने 2 महिलाओं की हत्या कर दी है, बताया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर निशाना भी साधा है और कहा है कि कानून व्यवस्था बेहतर बनाए। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट मामले की जांच कर रही धूमनगंज थाना पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट शनिवार को स्पेशल जज SC/ST एक्ट की अदालत में दाखिल कर दी है। एसीपी धूमनगंज महेंद्र देव की ओर से 1989 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। एसीपी धूमनगंज महेंद्र देव की ओर से अतीक अहमद के नौकर राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, ड्राइवर कैश अहमद
मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद, इकबाल अहमद और शाहरुख उर्फ शहरूख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें शाहरुख को छोड़कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी 21 मार्च को की गई थी, जिनमें से अतीक के नौकर राकेश और ड्राइवर कैश अहमद की निशानदेही पर अतीक के चकिया स्थित कार्यालय से 10 असलहे 72 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। इन आरोपियों में किसी के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज नहीं थी, बल्कि मामले की विवेचना के दौरान इन सभी के नाम प्रकाश में आए थे। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम रुक करते हैं सागर की तरफ से। सागर, उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक बार फिर से चार्जशीट दाखिल की गई है। जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने पहली चार्जशीट 26 मई को दाखिल की थी, जिसमें 1857 पेज की चार्जशीट थी। अब दूसरी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 8 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं, उन्हें आरोपी बनाया गया है, क्योंकि अतीक के काफ़ी करीबी थे और अतीक के इसमें बहनोई का भी नाम शामिल किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है बहनोई की भी भूमिका शुरुआत से ही संलिप्तता बताई जा रही थी और इसी मामले में बहनोई को शिक्षा विभाग ने निलंबित भी कर दिया था, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में एक मुख्य शूटर था गुड्डू मुस्लिम, जो कि अभी तक फरार है और उसकी गिरफ्तारी अभी तक सुरक्षा एजेंसी या फिर एसटीएफ नहीं कर पाई है। तो वो वहाँ पर जाता है, उसके घर जाता है, कुछ दिन रुकता है, उसके बाद उसकी बहनों भी ये आरोप था कि उसने जो है उसकी मदद की और आर्थिक मदद भी की और तमाम तरीके से मदद की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे, देखिए जो आज की जो चार्जशीट है पुलिस ने जो दाखिल की 1700 से अधिक पन्नों की, तो कहीं ना कहीं सामने शामिल ये आता है कि जो अतीक है, अतीक के साथ साथ तमाम लोग हैं वो भी इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां तो तमाम हुई हैं। और देखिए आपको बता दूं, धारा 146, 47, 49, 302, 307, 506, 34 और 120 बी के तहत पूरी धाराएं की गई। धारा में 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत धारा, और ये बता दूं आपको, जेल में सदाकत मुस्लिम बोर्डिंग, अतीक का भाई अखलाक मेरठ और राकेश मुंशी कोसांबी, नियाज अहमद धूमनगंज, मोहम्मद सजर धूमनगंज, कैश अहमद धूमनगंज और अतीक के वकील खान सौलत हनीफ और अतीक का नौकर शाहरुख, ये सभी 9 लोग फिलहाल जेल में बंद हैं। और अभी साबिर की बात करूं, साबिर पे 5 लाख का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम पे 5 लाख का इनाम है और अरमान खान पर 5 लाख का इनाम है और साइस्ता परवीन 50,000 का इनाम, जैनब अशरफ की पत्नी आयशा नूरी, अतीक की बहन, इन सब पे इनाम है। और ये सब फरार बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुख्य आरोपी बताए गए थे, वो चाहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो या गुड्डू मुस्लिम, अभी तक वो लोग फरार चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, गुड्डू मुस्लिम हो चाहे साइस्ता परवीन हो, ये फरार बताए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार एसटीएफ इनकी तलाश में दबिशें दे रही हैं। कई जगह एसटीएफ ने ठिकानों में इनके तलाश में दबिशें दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों फरार बताए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्य भूमिका कहीं ना कहीं इन दोनों की थी और सबसे बड़ी मुख्य भूमिका गुड्डू मुस्लिम की थी, जो कि 5 लाख का इनामी बताया गया है और 5 लाख का इनाम उस पर शासन ने रखा। लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी ना होना कहीं ना कहीं देखिए एक पुलिसिया कार्रवाई पे भी सवाल पैदा करता है, क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट 2 बार दाखिल की है, एक बार 26 मई को की और एक बार आज की। उसके बावजूद भी पुलिस की चार्जशीट, लगातार पुलिस चार्जशीट पर चार्जशीट दाखिल करी, लेकिन गिरफ्तारी ना होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संशय का विषय है कि क्या अब तक जो पुलिस के खुफिया तंत्र वो एक्टिव नहीं हुए, या फिर एक्टिव हुए तो कहाँ है वो मुखबिर तंत्र जिनके भरोसे अतीक का जो बेटा मारा गया, तो 4 शूटरों का इनकाउंटर हुआ था। और शायद मुझे लगता है कि लगातार एसटीएफ कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से इन लोगों की तलाश में तो जारी है, लेकिन जो चार्जशीट लगाई गई पुलिस के द्वारा, वो जाहिर सी बात है इसमें भी कई अहम नाम सामने आए हैं और पुलिस ने इन सभी को आरोपियों बना के, और फिलहाल ज़्यादातर बात करूंगा, सभी लोग जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ हत्या में शामिल होने का और माफ़ कीजिएगा, विस्फोटक अधिनियम, हत्या में शामिल होना, दंगा करना, बलवा करना और षड्यंत्र रचना और हत्या का प्रयास कर रहे हैं, सभी ऐसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। तो एक बार फिर से उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल की गई है, 8 लोग उसमें आरोपी पाए गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बार दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई है। आज के लिए शहर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।